साल 1991 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द साइलेंस ऑफ द लैम्स, जिसका विलन एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को मारकर उनकी स्किन का एक स्यूट बना रहा था। और 1998 में फिल्म रिलीज के ठीक 8 साल बाद ये विलन एक सच्चाई बन गया। कैटरीना की माँ उनकी बेटी की राह देख रही थी, क्योंकि उन दोनों को अपने डेली थेरेपी सेशंस के लिए जाना था। 2 साल पहले हुए अपने पापा की मौत से कैटरीना और उसकी माँ अभी भी उबर नहीं पा रहे थे, और इसीलिए वो थेरेपी जाते जिससे कि वो अपने दुख से डील कर पाए। अपनी पापा के मौत से कैटरीना बहुत दुखी और अकेली अकेली से रहने लगी थी। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती, अकेले वक्त बिताती और फिर घर वापस आ जाती। पर उस दिन कैटरीना ने अपने थेरेपी टाइमिंग्स मिस कर दिए। उसकी माँ ने सोचा कि शायद वो दोस्तों के साथ होगी, या फिर पढ़ाई कर रही होगी, या फिर शायद वो थेरेपी के बारे में भूल गई होगी। पर उसकी माँ को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, स्पेशली तब जब कैटरीना अपने मेंटल स्टेट के इतने नाजुक हालत में थी। उन्हें डर था कि कहीं वो अपने साथ कुछ कर ना ले। कुछ समय बाद जब कैटरीना से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया, क्योंकि कैटरीना यंग थी और उन्हें लगा कि वो कहीं घूमने गई होगी या फिर किसी से ना मिलना चाहती होगी। पर उसके बाद भी जब कैटरीना का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने इस केस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में पूछताछ की, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गई होगी। कैटरीना के माँ के आगे के 2 महीने अपने बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश में और केस का फॉलोअप करने में ही चले गए, पर पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रहा था। पर ठीक कुछ दिनों बाद पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जिसने पूरे पोलैंड को हिला के रख दिया। उस दिन द एल्क नाम की एक छोटी सी मोटर बोट विस्टुला रिवर में ट्रैवल कर रही थी। उस बोट पर सवार थे मिस्टर मैरिस्लॉ और उनके कुछ क्रू मेंबर्स। उनमें से एक मेंबर ने पानी में कुछ अजीब सा फ्लोट करते हुए देखा, और वो उस बोट के मोटर में ना फंसे, इसीलिए उसने अपने कैप्टन को बताने की कोशिश की। पर पानी के मूवमेंट की वजह से वो चीज़ उनके मोटर में फंस गई और वो बोट रुक गई। तब मिस्टर मैरिस्लॉ ने अपने कुछ मेंबर्स से उस चीज़ को चेक करने के लिए कहा। उन्होंने वो चीज़ ऊपर खींची और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रही थी और उससे बहुत भयानक बदबू भी आ रही थी। उन्हें लगा कि ये शायद कोई जानवर की डेड बॉडी होगी या फिर कोई कचरा। पर उन्हें असल में कुछ ऐसा मिला था जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। जब उन्होंने वो ऊपर खींचा तो उन्हें पता चला कि ये कोई स्किन है, और जब उन्होंने उस स्किन पर अटैच एक कान देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये स्किन एक इंसान की है। और अजीब बात ये नहीं थी कि वो स्किन थी, अजीब बात तो ये थी कि ना ही उसमें कोई बोन्स थे और ना ही कोई ब्लड, जैसे कि वो कोई इंसान की बॉडी ना होके सिर्फ एक स्किन स्यूट था। मिस्टर मैरिस्लो बहुत डर गए और उन्होंने कैप्टन को शोर पर ले जाने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी। पहले तो पुलिस को लगा कि यह हाल शायद उस मोटर की वजह से हुआ होगा, पर जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस स्किन को बारीकी से ऑब्जर्व किया तो उन्हें उस स्किन पर सिलाई के मार्क्स दिखे, और ये सच में एक स्किन स्यूट था। उस दिन के बाद सारे पुलिस फोर्सेस और इन्वेस्टिगेटर्स जुट गए कुछ और एविडेंसेस ढूंढने विस्टुला रिवर और उसके आसपास के इलाकों में। उस सुबह विस्टुला रिवर के शोर पर कुछ लोगों को एक पैर
और कुछ कपड़ों के टुकड़े दिखे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब पुलिस ने सारे एविडेंसेस चेक किए तो उन्हें पता चला कि वो स्किन सूट और ये पैर एक ही विक्टिम का है, जो शायद एक यंग फीमेल थी। ये समझ आते ही पुलिस ने सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स और एफबीआई से मदद मांगी ताकि वो इस विक्टिम का नाम और उस क्रिमिनल की एक प्रोफाइल बना सके। कुछ दिनों के बाद डीएनए मैचिंग से उन्हें ये पता चला कि वो विक्टिम कैटरीना ही थी। असल में शायद हुआ ये होगा कि उस किलर ने तो पहले उसे किडनैप किया, जिसके बाद उसने उसे कुछ दिनों के लिए जिंदा भी रखा। उसके बाद उसने उसकी गर्दन और कई सारी जगह पर हमला करके उसके ऑर्गन्स निकालने की कोशिश की और फाइनली ब्लड लॉस के चलते उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी वो किलर शांत नहीं बैठा। उसने उसकी ऊपरी अंगों की स्किन निकालने की भी कोशिश की और उससे एक सूट बना रहा था। जिस तरह से कैटरीना को मारा गया था, उससे तो ये किलिंग्स जैसे द फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स में थी वैसे ही लग रही थी। और कई लोगों का तो ये मानना भी था कि उस किलर ने ये किलिंग्स उसी फिल्म से इंस्पायर होके की थी, क्योंकि वो ये सीरियल किलर वाली फैंटेसी जीना चाहता था। कुछ रिसर्च के बाद एफबीआई ने उस किलर की एक प्रोफाइल बनाई। वो किलर एक मर्द था। उसे औरतों को परेशान करना और हरास करने में बहुत मज़ा आता था। वो एक सैडिस्ट भी था, जिसे लोगों को चोट पहुंचाने में बहुत अच्छा लगता था। उसे किसी तरह का सेल्फ डिफेंस भी आता होगा और उन मार्किंग्स को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो एक स्किल्ड बुचर या फिर हंटर होगा, जिसे एनिमल्स की स्किन निकालना अच्छे से आता है। वो यंग से मिडिल एज्ड कोई भी हो सकता था, पर ये मर्डर उसका पहली बार नहीं था। उसके पास शायद अपनी कोई जगह भी थी जहाँ पर वो ये सारे किलिंग्स प्राइवेटली कर पा रहा था। उसे ह्यूमन स्किन से एक अलग ही ऑब्सेशन था। इसके बाद पुलिस अपने काम पे लग गई इस प्रोफाइल को मैच करने। चार महीनों के थरो सर्च के बाद भी पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। पर मई के उस दिन इसी केस से सिमिलर और एक केस देखा गया। पुलिस को असल में एक आदमी का सिर मिला था, जिस पर से भी स्किन गायब थी, और थोड़ी ही देर बाद वो किलर भी मिल गया जिसने ये सब किया था। व्लादिमीर, ये उसी आदमी का बेटा था जिसका सिर पुलिस को मिला था। व्लादिमीर ने अपने ही पिता को मारकर उनकी स्किन निकालकर अपने चेहरे पे पहन ली थी। इन दोनों केसेस की सिमिलैरिटी देखते हुए उसे पहले तो अरेस्ट किया गया और उसके बाद कैटरीना के केस से भी लिंक करने की कोशिश की गई, पर व्लादिमीर को लिंक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हालांकि वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाते थे, पर व्लादिमीर कोई सीरियल किलर नहीं था, बल्कि उसने अपने पापा को इसीलिए मारा था क्योंकि उनकी रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं थी और वो मेंटली अनस्टेबल भी था। और शायद ये सब सही था, क्योंकि जिस तरह से उसने उन पे अटैक्स किए थे या जिस तरह से उसने स्किन निकाली थी, उससे तो वो बिल्कुल भी स्किल्ड किलर नहीं लग रहा था। इसके ऊपर से ना ही उसे ठीक से चाकू चलाना आता था और ना ही उसकी प्रोफाइल उस किलर से मैच हो रही थी। इसी वजह से उसको कैटरीना के केस से लिंक नहीं किया गया। अब इस पॉइंट पर पुलिस एक डेड एंड पर आ चुकी थी। ना ही उनके पास कोई लीड्स थी और ना ही उन्हें कोई और डिटेल्स मिल रहे थे। इसके ऊपर से सबको ये पता था कि वो किलर अभी भी घूम रहा है लोगों के ही बीच, और शायद उन्हें कभी भी पता न चले कि वो कौन था। कैटरीना की माँ इस सब में से उबर ही नहीं पा रही थी और ना ही उन्हें जस्टिस मिलने की कोई उम्मीद थी। इसके ऊपर से पुलिस ने उस केस को अनऑफिशियली क्लोज सा कर दिया था। इसके बाद इस केस में एक ऐसा इंटरेस्टिंग टर्न आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 19 साल बाद पुलिस को कैटरीना के केस के बारे में कुछ ऐसा मिला
जिससे न ही सिर्फ वो उस किलर को ढूंढ पाए पर उसे अरेस्ट भी कर पाए। असल में पुलिस ने जिस आदमी को अरेस्ट किया था उसका नाम था रॉबर्ट जोंस्की, जो एक सस्पेक्ट था 1999 से। पुलिस ने उसके घर में छानबीन की और उन्हें मिले कुछ खून के सूखे हुए निशान जो उसके बेड और बाथरूम में थे। ये खून किसका था ये तो तब पता नहीं चल पाया, पर पुलिस के पास और एक एविडेंस था जिससे कि वो ये अरेस्ट कर पाए, जो था एक लेटर जो रॉबर्ट ने अपने ही एक दोस्त को भेजा था, जिसमें इस केस की कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो आम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं थी। इस बात को उस दोस्त ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद रॉबर्ट की अरेस्ट पॉसिबल हो पाई। प्रोफाइल मैचिंग पर भी रॉबर्ट मैच हो रहा था क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसकी औरतों की हरासमेंट की हिस्ट्री थी। इतना ही नहीं, पर वो एक डायसेक्शन लैब में भी काम कर चुका था जहाँ पर वो ह्यूमंस को डायसेक्ट करना सीख गया था। पर वो एक जू में भी काम करता था जहाँ पर उसने कई सारे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स और नाइफ वर्क किया था। इतने सारे एविडेंसेस और उसकी मेंटल अनस्टेबिलिटी देखते हुए उसे कैटरीना के मर्डर के लिए चार्ज किया गया और वो आज भी पोलैंड के ही एक जेल में बंद है। कैटरीना और उसकी माँ को शायद अपनी जस्टिस मिल ही गई, पर हमें ये आज तक पता नहीं कि वो किलर सच में था कौन, रॉबर्ट, व्लादिमीर या कोई और, या फिर उसका उन किलिंग्स के पीछे मकसद क्या था। क्या उसे सच में कोई डार्क फैंटेसी जीनी थी जैसे साइलेंस ऑफ द लैम्स में थी, या कुछ और। शायद इन सवालों के जवाब हमें कभी ना मिल पाए, पर मैं ये आशा करता हूँ कि कैटरीना की आत्मा को शांति मिले और आज से हम थोड़ा और अवेयर हो जाए और अपने लोगों का ध्यान रखें।